Hello student, welcome to commerce classes. Last video we had discussed about the characteristics of accounting and objectives of accounting. Hope you cleared that portion, and right now in this video number 3 we shall going to discuss about the advantages or merit, or we can say benefit of accounting, and remaining other points we will I will clear you in your uh, basics. So as we know that each things has some advantages, each terms has advantages or disadvantages in our life. So here accounting is a social science. This science is used in the entire world, right? Accounting is used in entire world. Its utility and discloses its advantages, disadvantages we will discuss. Number one, availability of accounting information. So first benefit is availability of accounting information. So here accounting information is prepared by any owner of any business, right? If this information is readily available, it can be used by the owners as and when it is needed. For example, an owners wants to obtain a loan from bank, right? And any business owners want to obtain loan from any bank. He can prepare accounting information of his economic status and can obtain loan. सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई लोन चाहिए कोई भी बैंक में से, मान लो कि HDFC से चाहिए, या तो गोवा बैंक से चाहिए, या तो स्टेट बैंक से आपको लोन चाहिए, तो आपको कैसे मिलेगा लोन? हाउ यू गेट लोन फ्रॉम द बैंक? बिफोर you getting loan, your economic status, your business creditability is most important. आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए मार्केट में, तभी आपको लोन मिलता है. फिर इसमें आपको बोला है बेनिफिट क्या है. अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड बाय एनी ओनर्स ऑफ एनी बिजनेस के ओनर्स बनाते हैं. If this information is readily available, it can be used by owner as and when it is needed. जब भी उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने पहले पास्ट में बहुत अच्छा सा प्रॉफिट अर्न किया है, बट राइट नाउ मुझे अभी कोई लोन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोई बैंक के पास जाता हूँ, तो बैंक क्या करेगी? अगर मैंने कोई पहले के मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं जो मैंने बहुत पहले प्रॉफिट किया था, और वो मैं बैंक को दिखाऊंगा, तो उसी को देखते हुए बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करेगी. तो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ अ फर्स्ट बेनिफिट. फिर है नंबर 2 आपका एडवांटेजेस है. सेकंड एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग मेंटेन करने से? टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हो, आप कितने प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ड्यूरिंग स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, हाउ मच प्रॉफिट is earned, or how much loss is how much loss is incurred by the business. This information is provided by accounting, right? This information is ascertained from profit and loss account. How to get your profit and how to get your loss, to prepare profit and loss account. जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और पूरे साल में आप जितने ट्रांजेक्शन्स करते हो, तो उसमें लिखते हो कि मैंने इतना एक्सपेंस किया, इतनी मेरी इनकम हुई, तो ये सब उसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हो. स्टेटमेंट बोलते हैं वैसे उसको, स्टेटमेंट बनाते हो. उसी के पर से आपको पता चलता है कि मेरी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया मैंने, मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट हैंड साइड पे मैंने इनकम लिखी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक्सपेंसेस, और पूरे साल में मेरी कितनी इनकम हुई और पूरे साल में मेरा कितना एक्सपेंस हुआ, दोनों को मिक्सअप करूँगा, मतलब कि कंपेयर करूँगा. मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है. अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो मुझे लॉस हुआ है. तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है. तो इसीलिए क्या है, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी. फिर नंबर 3, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस. मतलब आप जो बिज़नेस कर रहे हो 5 साल से, 10 साल से, या तो 20 साल से, तो आप कहाँ पे
where you would like to move and where you are right now and where you were before. तो उसको जानने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं. पहले हम प्रॉफिट अर्न करते थे मार्केट में. मान लो कि 1990 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं पहले प्रॉफिट अर्न करता था कितना, कि मंथली या तो ईयरली प्रॉफिट में अर्न करता था 40 lakhs रुपीज़. बट इन राइट नाउ इन 2020, राइट नाउ earning profitability, earning capacity is increased before in 1990, राइट. अभी मेरी 2 करोड़ और 3 करोड़ हो गई ईयरली. मतलब उसको जानने के लिए, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस, अब मतलब आप इतने आगे आ गए हो. एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज़ द साइज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन बी एसर्टेन. मतलब जब आपका ईयर एंड होता है तब आपको जानना होता है कि मेरी बिजनेस में मुझे कितनी लाइबिलिटी, मतलब कि मुझे कितने पैसे देने हैं, राइट. इफ़ द साइज ऑफ लाइबिलिटी, राइट, इफ़ द साइज ऑफ लाइबिलिटी इज़ मोर, इट इंडिकेट्स वीक इकोनॉमिक कंडीशन. मीन्स अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा, मतलब आपको किसी को ज़्यादा पैसे देने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, मतलब इट इंडिकेट्स द weak economic condition. And if size of liability of business is less, it indicates good economic condition. Means आपको liabilities कम देनी है, right, तो आपकी economic condition अच्छी है. सो इस तरह से किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटी जो कम होती है, पेमेंट उसको कम करना पड़ता है और उसके असेट्स ज़्यादा होती है, उसकी बिजनेस की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उसका स्टेटस सबसे अच्छा रहता है. जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसका मार्केट शेयर वैल्यू है वो बहुत हाई रहती है, इकोनॉमिक स्टेटस. तो अकाउंट्स मेंटेन करने से, हिसाब किताब रखने से, अकाउंटिंग करने से, टू मेंटेनिंग्स ऑफ अकाउंट्स, आपको पता चलता है कि आपका स्टेटस कहाँ पे, आप कहाँ पे पहुँचे हो, व्हाट इज़ योर प्रेस्टीज, व्हाट इज़ योर ब्रांड वैल्यू, व्हाट इज़ योर इमेज इन करंट मार्केट, राइट. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट्स. देन उसके बाद है आपका नंबर 4, टैक्स प्लानिंग. टैक्स क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया. टैक्स इज़ अ कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन. आपकी संस्कृति को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टैक्स. टैक्स ऑन अर्नड इनकम हैज़ टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट. हर एक बिजनेस यूनिट को टैक्स पेमेंट करना होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. डिफरेंट फॉर्म में उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है. द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स साइज इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस कितने ट्रांजेक्शन्स करती है, हाउ मच ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिकॉज इन द बिजनेस डेली एवरी डेज unnumberable transaction take place in the business, so this all transaction is not uh, keep in mind. That is why we need to record it, we need to write it, right, we need to analyze it. That is why the tax, the determination of tax size is based on quantum of transaction of business. मतलब कितने transactions आप करते हो डेली के. keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for the respective period is ascertained from accounts, right. कितना आपको पीरियड, कितना अकाउंट्स, मतलब कितने पीरियड तक आप बिजनेस करते हो और कहाँ तक चला है और कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितनी इनकम हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसी इनकम पे, उसी प्रॉफिट पे आपको कितना टैक्स पेमेंट करना है. अभी मान लो कि बहुत सारे टैक्स है. लॉटरी टैक्स, आप कहीं पे भी गेम जीते हो, कौन बनेगा करोड़पति जीते हो, वन करते हो, मान लो कि 7 करोड़ आप जीते हो, 7 करोड़ आप जीते हो, तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ यू हैव टू पे 30% टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. 31% अभी तो हो गया है, तो मतलब 7 करोड़ का 30%, 7 3 21, मतलब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को, 2 करोड़ 10 लाख रुपीज़, राइट. मतलब कि 7 करोड़ पूरे नहीं मिलते, क्योंकि ये टैक्स है जो आपने लॉटरी से अर्न किया है. और भी कहीं सारे ऐसे टैक्सेस है जो इनकम के टैक्सेस है, प्रोडक्ट पे टैक्सेस है. आप कहीं प्रोडक्ट बाय करते हो, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. आप डायरेक्ट भी टैक्स पर करते हो, इनडायरेक्ट भी टैक्स पेमेंट करते हो, सबको मिला के अभी आ गया है कौन सा, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच वी विल लर्न इन लेसन नंबर 3. तो टैक्स प्लानिंग आप प्रॉपरली कर सकते हो अकाउंटिंग को मेंटेन करने से, राइट. मैंने अभी आपको समझाया. तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ टू बी पेड फॉर द रिस्पेक्टिव पीरियड इन इज़ एसर्टेन फ्रॉम अकाउंट्स. आप अकाउंट्स जो मेंटेन
आपने किए हैं बिजनेस के अंदर, सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, उसी के ऊपर से आपको पता चलता है कि मुझे कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्लानिंग ऑफ टैक्स पेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी मेड, राइट। कितना टैक्स पेबल करना है तो आप उससे पर से एक इमेजिनेशन कर पाओगे कि मुझे इतना टैक्स पेमेंट करना है। उसके बाद एडवांटेजेस नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। सो in practice sometime an owner sell his own business to another person, right? Under these circumstances, what should be selling price of business, right? Accounting is helpful to determine the selling price. What is profitability of business? What is the economic conditions? Then this sort of information is provided by accounting, right? Therefore, in this manner accounting assets in business valuation, मतलब आप कभी भी बिजनेस करते हो, लास्ट बहुत साल से बिजनेस करते आए हो, पर आप अभी इफ़ यू वांट टू सेल योर बिजनेस देन यू नीड टू वैल्यू इट, आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। 1990 में आपने कोई बिजनेस किया और स्लोली एंड ग्रेजुअली 2000 में वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो गया और उसका ब्रांड वैल्यू अच्छा हो गया, प्रेस्टीज, सभी कस्टमर उसी के पास जाते हैं। अब आप उसको 2020 में उसी बिज़नेस को सेल करोगे तो जो आपने बाई किया था उसी प्राइस से लोग लेंगे नहीं। आपने इतने साल उस बिज़नेस में पैसे अर्न किए हैं, इतना आपने हार्ड वर्क किया है, देन आपने इतनी मेहनत की है तो उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब अभी के टाइम पे आप सेल करोगे, आपकी गुडविल, आपकी ब्रांड वैल्यू के साथ अगर आप उसको सेल करोगे तो मैक्सिमम आप 50-40 करोड़, मान लो कि अभी रतन टाटा ने टाटा का बिज़नेस स्टार्ट किया था बहुत पहले से, तब उसकी ब्रांड वैल्यू कम थी। अब टाटा इज़ बिकम अ जायंट्स कंपनी, अब उसको सेल करेंगे तो उसकी प्राइस कितने में आएगी, करोड़ों रुपीस में आएगी, करोड़, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, आप अकाउंटिंग को मेंटेन करते हो, आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं डेली के डेली, एवरी ईयर के आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, तो आप जब बिज़नेस को सेल करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे बिज़नेस का वैल्यूएशन कितना है, राइट। नंबर 6, डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट्स, राइट। क्या करती है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है, सोल प्रोप्राइटर है, वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अकाउंट्स ऑफ कंपनी आर यूज्ड बाय सेवरल स्टेक होल्डर। क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, मतलब उसमें देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, लाइक क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अकाउंटिंग प्लेस वाइटर रोल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग, अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कौन से पैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं। डोंट पुट्स योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब हर एक जगह पे अपना सभी इन्वेस्टमेंट मत कर दो। इफ़ योर बास्केट इज फॉल डाउन देन ऑल द एग्स विल बी क्रैक, राइट। क्या हो जाएंगे, सभी एग्स आपके टूट जाएंगे। मतलब इसी तरह से कहीं एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हर एक जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में है या तो लैंड है, कई अदर सिक्योरिटीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में क्या है, आपको डिफरेंट फॉर्म्स जो है बिजनेस के, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो कैसे उसको अकाउंट्स को मेंटेन करना है, उसी तरह से उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो एक पावरफुल फंक्शन है। नंबर 7, एज एन एविडेंस, राइट। So here in advantage number 7, the formation of accounts is based on accounting rules and principles. Some are different golden rules of accounting which we will learn in further lesson, and some principle are there which help to as a evidence to show in future if any disputes arise, right. Thus accounts prepared in such manner are considered reliable, right. Accounts क्या है, एक reliable evidence है आपके पास,
अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि ए और बी ने एक साथ में फर्म स्टार्ट किया, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो साथ में शेयर कर लेंगे और दोनों ने इक्वल कैपिटल लगाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख और राइट। अभी दोनों ने डिसाइड किया हम जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में अर्न करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सब ओरली डिसाइड कर दिया, ठीक है। या तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसने रिकॉर्ड किया है, रिटर्न में लिखा कि हम इतना करेंगे, ये प्रॉफिट करेंगे तो इक्वली लेंगे, तुझे ज़्यादा काम करने का ओवर टाइम के लिए मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा, पार्टनर्स को इतनी सैलरी मिलेगी, कमीशन बोनस सब एक रिटर्न फॉर्म में बनाया है। अभी 1 साल के बाद अगर कोई डिस्प्यूट्स उसमें होते हैं, अगर झगड़ा होता है कि ये वगैरह तूने इतना प्रॉफिट लिया, मैंने इतना, मुझे इतना मिला, मतलब आपने अगर स्टेटमेंट बनाया है, आपके पास अकाउंट्स है, तो आप दिखा सकते हो एज एन एविडेंस। सो अकाउंट इज़ अ वन काइंड ऑफ एविडेंस। अकाउंट्स, कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, बिजनेस को अकाउंट्स मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि हमने इतने एक्सपेंस के इतनी इनकम की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको दिखाना पड़ता है, उसी इनकम के बेस पे आपके पास से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ठीक है। तो ये अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अकाउंटिंग जो पहले हम यूज़ करते थे उसमें देशीनामा पद्धति हम यूज़ कर, देशीनामा मेथड जो है, देशीनामा मेथड हम पहले यूज़ करते थे, वो आगे हम लर्न करेंगे। फिर नंबर 8 है कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। कैसे हम कंपेयर करें कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन? तो अकाउंट्स को मेंटेन करने के भी एक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, उसी रूल्स से अकाउंट को मेंटेन करने हैं। मेनली थ्री रूल्स के पर अकाउंट बेस है, वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो उसके रूल्स जो है वो सेम नहीं होने वाले, मतलब वो चेंज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। उसके प्रिंसिपल्स जो भी बनाए गए हैं वो चेंज नहीं होने वाले हैं। तो क्या होगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखते हैं। Due to this feature, present performance of profitability or economic condition can be compared with past, and information for the development of business can be obtained। मतलब आपकी जो पहले जो प्रॉफिट अर्न करते थे, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन, मतलब पहले हम इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, अब हम इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, उसको दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। 2018-19 में हमने प्रॉफिट पूरे ईयर में कमाया था या अर्न किया था 40 करोड़ का, पर अभी 2019-20 में हमने प्रॉफिट किया है कि 60 करोड़ का, मतलब उससे ज़्यादा। कंपेयर ऑपरेशंस जो हमने किए हैं, ट्रांजेक्शन्स किए हैं लास्ट ईयर में, उसको कंपेयर करने के लिए आप बिजनेस के लिए अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो इसके लिए एक बेनिफिट है। इफ़ डेवलपमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस और इज़ नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन, प्लानिंग कैन बी अंडरटेक टू अचीव इट इन फ्यूचर। मतलब आपका ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है तो आप ऐसा प्लानिंग बना सकते हो, पहले हमने इतना अर्न किया था, अब हम इतना कर सकते हैं। फॉर द प्लानिंग के लिए हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स नंबर 8 हो गया। उसके बाद नंबर 9 है मोरल कंट्रोल, राइट। अकाउंट्स आर इन रिटर्न फॉर्म, these are used as evidence, thus the chance of fraud made by employees or reduced. Accounting assists to keep moral control ओवर द एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपको एक मोरल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ चेंज भी कर सकते हैं अकाउंट्स के अंदर, राइट। तो ये आपका एक है नंबर 9 जो है मोरल कंट्रोल। फिर है नंबर 10 ऑब्जेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। तो आप करेक्टिव मेजर्स कर सकते हो अकाउंटिंग्स को मेंटेन करने के लिए। इन प्रैक्टिस it is so happens that the business suffers due to some past decision made by the owners or the management of business, right. The effect of these decisions are reflects in the accounts. To avoid recurrence of such mistakes, corrective measures and necessary cares is generally taken। और अकाउंटिंग बनाने से आप एक करेक्टिव मेजरमेंट कर सकते हो कि आपने पहले जो पास्ट में मिस्टेक की थी
ये करने से ये हुआ था और ये करने से ये हुआ था, तो अब ये इट्स not happens again. That is why we need to prepare accounting. This is what all about the advantages or merits of accounting. Then limitations of accounting आपको दिया है. limitations नंबर 1 आप देखते हैं. limitations को आप दूसरे नाम क्या बोल सकते हो? limitations means disadvantages, drawbacks, pitfalls, डिमेरिट्स भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे नंबर 1, limitation number 1, non financial transaction. So how it is non financial transaction? So here in accounting those transactions are recorded, the value of which can be measured in terms of money, right? मतलब उसी ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट्स के अंदर लिख सकते हैं जिसको हम पैसे के साथ, मनी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल्स ऑफ मटेरियल, परचेज एंड सेल ऑफ असेट, एटसेट्रा 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 लाइक. बट हियर द क्वालिटीज लाइक honesty, loyalty, commitment of employees, then working in the organization play a significant role फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस. कई सारे ऐसे एम्प्लॉय है बिज़नेस को आके ले जाते हैं इसकी लॉयल्टी की वजह से, उसकी ऑनेस्टी की वजह से, उसकी कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस. हर एक बिज़नेस को डेवलप करने में किसका हाथ होता है? उसके एम्प्लॉयज़ का. आज रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी है क्यों? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉई. अगर इसमें से कोई अपना एक एम्प्लॉय अंदर से अपनी कोई बिजनेस की स्ट्रेटजी जो है, अपनी जो स्ट्रेटजी कहीं और फर्म को लीक कर देगी, बाहर बोल देगा और दूसरी कंपनी वाले बोले मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, मुझे बता दे तेरी स्ट्रेटजी क्या है, तो वो क्या हो जाएगी? मतलब एक लॉयल्टीज़ की वैल्यू, मतलब हम अकाउंट में ऐसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो मनी के साथ होते हैं, पर उसको हम नहीं नोट डाउन कर सकते जो कितनी लॉयल्टी दिखाई है, 5 किलो, 10 किलो, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स, राइट. देन लॉयल्टी, बट ऑब्वियसली ऑनेस्टी को हम नहीं दिखा सकते इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. एम्प्लॉयज़ की वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब हम नहीं दिखा सकते. सो इट इज़ अ बिगेस्ट pitfalls for the business. Second, stable value of money, right? So is a second limitations. Accounting assume that value of money is stable. Account क्या assume करता है? Value of money is stable. For example, an assets was purchased before 5 year rupees 50,000, right? If replacement is required to be done, right? If replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 has to be paid to acquire same type of assets due to inflation. अब ये इन्फ्लेशन क्या है? विच इज मार्केट बेस्ड. इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट बोथ आर डिफरेंस विच इज़ अवेलेबल इन मार्केट, राइट. तो कोई असेट्स बाय करते हो, 5 ईयर पहले आपने असेट 50,000 में बाय किया और आपको उसी असेट्स को 5 ईयर के बाद आपको किसी को परचेज करनी है तो आपको उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. अकाउंटिंग एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल. काइंड क्या करती है हम अकाउंट्स की वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल्स होनी चाहिए. प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एजम्पशन कैन बी ट्रीटेड एज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. आप जो एक एजम्पशन करते हो जो एसेट्स का, राइट, वो क्या हो जाता है? एक लिमिटेशंस बन जाती है. फिर है उसके बाद नंबर 3 हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, राइट. नंबर 3 लिमिटेशन इन अकाउंटिंग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड. नो करेक्शंस आर अलाउड इन transaction for any mistake, but still historical transaction and events are useful to take future decision. मतलब पहले कोई डिसीजंस में कोई एरर्स रह गए हैं हिस्ट्री में, हमने अकाउंट्स मेंटेन किए, फिर उसको भी एरर्स को मॉडिफाई नहीं किया जाता है, फिर भी उसको एक हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स बोला जाता है. इसीलिए हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इज़ अ वन काइंड ऑफ लिमिटेशंस, राइट. नंबर 4 अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू. तो अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ असेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग. मतलब असेट्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है. देयर मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग. मार्केट की भी प्राइस चेंज होती रहती है. इन अकाउंटिंग
मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड एंड ओनली एक्चुअल कॉस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट आर गिवन। मतलब मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और कॉस्ट बेस्ड, मतलब कि आपके पास मान लो कि 2019 में आपने कोई प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए आपने रॉ मटेरियल बाय किया। मान लो कि हम टेबल्स बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं, उसके लिए हमने वुड लिया है। तो मान लो कि हमने वुड जो है फिट में आता है, तो और किलोग्राम में हम उसको वेट करें तो मान लो कि गन फुट या, तो वुड हमने लिया है 2019 में हमने 20 लैक्स का वुड्स लिया है। अब सेल करते 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 हमारे पास लास्ट ईयर के एंडिंग में, राइट, ईयर एंड होता है तब 12 मंथ ख़त्म होता है, तो हमारे पास 20 लैक्स के जो हमारा वुड्स पड़ा है उसकी अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा है सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का। अब उसको करंट मार्केट सिचुएशन के साथ हम कंपेयर करने जाओगे तो वो 2 लैक्स का नहीं होगा। मार्केट अभी की मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू को अवॉइड किया जाता है, इसीलिए एक लिमिटेशंस है। फिर है नंबर 5, यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेशन हम निकालते हैं, एस्टिमेट इन अकाउंटिंग आइटम्स लाइक बैड डेट रिजर्व इज़ अ डिटरमाइन इन एस्टिमेशन। मतलब कि आप बैड डेट रिजर्व किसको बोलते हैं, आप ट्रेडर हो, आपने किसी को सेल किया है और उसने मतलब आपने किसी कस्टमर को सेल किया और कस्टमर बोलेगा कि मैं आपको 1 मंथ के बाद 20,000 का, आपने एक बीइंग अ ट्रेडर्स आपने कोई गुड्स सोल्ड किया है और वो कस्टमर बोलेगा कि मैं 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ आई विल पेड योर 20,000। बट वही कस्टमर आपको 1 महीने के बाद बोलेगा, 1 मंथ के बाद बोलेगा कि ये 20,000 है, उसमें से मैं 17,000 पेड करूँगा, बाकी का मैं पेड नहीं कर सकता। तो 3,000 मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, बैड डेट्स, मतलब वो मेरे लिए लॉस हो गया। फिर हम नेक्स्ट ईयर में ऐसा ही उसको ऐसे बैड डेट रिजर्व रखते हैं, मतलब ये दे के जाएगा ऐसा हम एक्सपेक्टेशन करके रखते हैं, पर फिर भी वो दे के नहीं जाता है। तो ये एक बिगेस्ट लिमिटेशन हो गई, क्योंकि बिजनेस करते तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक गुड्स को हम कैश में ही सेल करते हैं, कई बार आपको क्रेडिट में भी सेल करना पड़ता है और क्रेडिट में सेल करते ही आपका बिजनेस ऊपर आता है। तो यूज़ ऑफ एस्टिमेट, राइट, इफ़ एस्टिमेट्स आर mistake oriented or wrong, it will be reflect in the accounts, but this kind of estimates are done on the basis of past experience and logic, आप logic लगा के करते हो, so possibility of mistakes remains minimum, right। तो mistakes क्या रखती है, minimum। फिर है उसके बाद क्या है नंबर लिमिटेशन नंबर 6, ड्यूअल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ड्यूअल स्टैंडर्ड किस लिए, there are two important components of accounts, right। Number one is a profit and loss account and balance sheet is a two important components। Profit and loss account which is known as a income statement, right, क्या बोलते हैं उसको, income statement is prepared, profit and loss account is prepared on current price while item of balance sheet are disclosed at old price, historical price। this kind of disparities प्रिवेल्स। क्या होता है इसमें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हो आप किससे बनाते हो, करंट प्राइसेस से बनाते हो, और बैलेंस शीट आप लास्ट में बनाते हो किसके हिस्टोरिकल बेस पे बनाते हो कि हमारे पास पहले इतनी एसेट्स थी अब इतनी है। सो in spite of having this limitation, accounting has a very practical and important role of owners of business, government, other stakeholders like investors, creditors, lenders, etc. These limitations of accounting do not work as a hurdle in the development of accounting. Besides this, a limitation can be removed because accounting has been developed as a language of business, आर्ट्स एंड साइंस। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है लिमिटेशन, ड्यूअल स्टैंडर्ड ही आप यूज़ करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो वो आप हिस्टोरिकल बेस पे बनाते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस पे आप बनाते हो तो वो किसके कॉन्सेप्ट पे बनाते हो, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ड्यूअल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे यूज़ करते हो, इट्स द बिगेस्ट लिमिटेशंस।